जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे रशिया यूक्रेन का क्राइसिस। रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस क्या है और क्या कन्फ्लिक्ट है। और रिसेंटली न्यूज में है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वारंट जारी किया है। किसके लिए? वो है व्लादिमीर पुतिन के लिए, जो कि प्रेसिडेंट है रशिया के। और ये सारा जो कन्फ्लिक्ट है, इसको जानने की कोशिश करेंगे कि रशिया यूक्रेन का क्राइसिस क्या है, बैकग्राउंड क्या है और आज की डेट में ये मुद्दा एक्चुअल में क्या है, इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या है, इंडिया जो है इंडिया पे इम्पैक्ट क्या है वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमें ये पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड क्या है, यूएसए का रोल क्या है इसमें, नेटो का रोल क्या है। तो सबसे पहले आपको नेटो के बारे में पता होना चाहिए, यूएसए का यूनाइटेड नेशन का क्या रोल रहा है और कहां कहां यूएसए ने यूनाइटेड नेशन के आर्टिकल को यूज करके जैसे आपका अफगानिस्तान में या फिर वियतनाम में या अलग अलग कंट्रीज में यूएसए यूएसए ने, अमेरिका ने आर्टिकल को यूज करके, आर्टिकल 7 को जो यूज करके यूनाइटेड नेशन का, यूएनओ का यूज करके किस तरह से ये सारा सिस्टम चला है। इस तरह से अभी रशिया, मेन आपने याद करना एग्जाम परस्पेक्टिव से, इंटरनेशनल रिलेशन में जीएस 2 में मेंस के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है और प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट चीजें ये रहती हैं। अगर आप जेके पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर जेके एसएसबी की भी कर रहे हैं या किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो मोस्टली आपको ये पता होना चाहिए फर्स्टली कि भाई नेटो क्या है, यूनाइटेड नेशन क्या है, रशिया यूक्रेन का मसला क्या है, रशिया को G8 से निकाल के G7 में, ग्रुप 7 कंट्री में रखा गया है, उसके अलावा यूएनएचआरसी में रशिया को रिमूव किया है। ये सारी चीजें हैं। और इंडिया की जो है, इंडिया पे, इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इसका, ये सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे आज के इस लेक्चर में। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जेके पीएससी, जेके एसएसबी का कोर्स जो है वो अवेलेबल है ऐप पे, डाउनलोड करनी है, टारगेट जेके एग्जाम्स ऐप। ठीक है, तो वहां पे आपको कोर्स जो है जेके एस प्रीलिम्स 2023 का चल रहा है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जेके एसएसबी के मॉक टेस्ट जो है, वीएलडब्ल्यू, फाइनेंस अकाउंट, सब इंस्पेक्टर, सब अवेलेबल है ऐप पे, जाके आप एनरोल कर सकते हैं कोर्स के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, आज के मेन मुद्दे पे आते हैं, रशिया यूक्रेन का। सबसे पहले हमें अभी रिसेंट में न्यूज में क्या है वो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बोला है कि आईसीसी जज इश्यूज वारंट अगेंस्ट द व्लादिमीर पुतिन। पुतिन इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके अगेंस्ट। लेकिन बैकग्राउंड हम देखेंगे, ठीक है, बैकग्राउंड अगर देखेंगे, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया प्रेजेंटली है। इस तरह से जॉय बिडेन जो है वो यूएसए के इस टाइम में प्रेसिडेंट है। तो दोनों की इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे बैकग्राउंड में, हमने क्या देखना है कि रशियन रेवोल्यूशन आया। रशियन रेवोल्यूशन जो है वो रशियन रेवोल्यूशन एक्चुअल में क्या है और किसने लाया। यूएसएसआर जो है, यूएसएसआर क्या है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि रशिया आज की डेट में जो रशिया है वो रशिया पहले नहीं था, पहले यूएसएसआर था। तो हमें बैकग्राउंड में जाने की जरूरत इसलिए पड़ेगी, आपको बैकग्राउंड पता हो कि एक्चुअल में यूएसएसआर कब बना, कब टूटा, आज की डेट में रशिया को थ्रेट क्यों है, रशिया क्यों वार कर रहा है यूक्रेन पे। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि रशिया का वार करना या फिर कंफ्लिक्ट बोल सकते हो यूक्रेन के साथ क्यों है, यूक्रेन का मेन मुद्दा क्या है, यूक्रेन क्यों यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करना चाहता है और नेटो को ज्वाइन करना चाहता है, उसका थ्रेट जो है रशिया को क्यों है, क्यों वार चल रही है। सारा बैकग्राउंड जानने के लिए हमें सबसे पहले हमें रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, यूएसएसआर के बारे में देखेंगे। यूएसएसआर जैसे आपको पता है कि 1922 में यूएसएसआर बना है, और उसके जो लेनिन जो है मेन इनके फाउंडिंग रहे। तब जो है 15 कंट्रीज ग्रुप कंबाइन करके यूएसएसआर बना था। लेटर ऑन यूक्रेन जो है वो ज्वाइन किया है। यूक्रेन जो है इन 15 कंट्रीज में ही आता है जो यूएसएसआर को ज्वाइन किया था। एक बहुत बड़ी आप बोल सकते हैं एक अंपायर खड़ा किया था इन्होंने। 1922 में यूक्रेन ने ज्वाइन किया और 1991 में यूक्रेन ने लेफ्ट किया यूएसएसआर। आज की डेट में रशिया, उस टाइम में यूएसएसआर। ठीक है, यूएसएसआर ब्रेक डाउन हुआ 1991 के टाइम में। ठीक है, वो हम देखेंगे। 1991 से लेके 2014 तक यूक्रेन जो है, अभी मैंने बताया कि 1922 में यूएसएसआर बना है, यूक्रेन उसका पार्ट था। 1991 में यूएसएसआर का ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि कोल्ड वार चलती है यूएसए प्लस रशिया की, यूएसएसआर की और यूएसए की कोल्ड वार चली है। तो कोल्ड वार वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम से स्टार्ट हो गई थी और 1990s तक उनकी कोल्ड वार रही, यूएसए यूएसएसआर। दो मेन आपने याद करने हैं, क्योंकि यही दो मेन आगे भी काम आएंगे।
1991 से लेकर 2014 तक यूक्रेन 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 रहा। 2014 में क्रीमिया एनेक्स किया रशिया ने, उसके पीछे लॉजिक समझेंगे क्या लॉजिक है। G8 ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो है उसमें से रशिया को रिमूव किया गया, आज की डेट में G7 कंट्रीज है। फिर एग्रीमेंट 2015 में एक एग्रीमेंट हुआ है, वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि 2022 में किस तरह से जो वार चल रही है, ये कन्फ्लिक्ट है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दिस ऑल बैकग्राउंड जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो समझने की कोशिश करते हैं। और वर्ल्ड वाइड मैप देखें हम, वर्ल्ड वाइड मैप देखें अगर हम, तो मैप में अगर देखें तो कंट्रीज कहां कहां है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द रशिया, जस्ट 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। दिस इज द रशिया। ये आप रशिया देख रहे हैं आज की डेट में। ये जो पूरा था ये यूएसएसआर था। इंडिया यहां पे है, यूएसए यहां पे है, और ये यूरोपियन यूनियन, जितनी आप देख रहे हैं यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। अब मेन बात आती है नेटो की। नेटो क्या है, ठीक है। तो नेटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन यहां पे है। ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली इज अ मिलिट्री अलायंस। क्या है, मिलिट्री अलायंस, मिलिट्री अलायंस, राइट, दिस इज द मिलिट्री अलायंस। और ये यूएसए जो है इसका पार्ट है नेटो का, कनाडा भी पार्ट है, यूरोपियन यूनियन। टोटल जो है 13 मेंबर हैं इसमें। कितने, 13 मेंबर्स। आप अगर अब रशिया देखिए, रशिया अगर यूएसएसआर जो है ये 15 अराउंड 15 कंट्रीज मिल के यूएसएसआर बना था, जिसको सोवियत यूनियन भी बोलते हैं, सोवियत यूनियन। मैंने बताया ये कब बना यूएसएसआर, 1922 में, आफ्टर द वर्ल्ड वार फर्स्ट। वर्ल्ड वार फर्स्ट जो है उसके बाद 1922 में यूएसएसआर बना है। अगर उस टाइम की बात करें इंडिया में क्या हो रहा था, तो इंडिया में आपको पता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट बाय द गांधी जी चल रही थी। और 1992 में वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद क्या है, विड्रॉ करनी पड़ी है 1922 में। उसी टाइम में यूएसएसआर जो है वो एक वर्ल्ड लेवल पे एक आपके पास किंगडम, एक तरीके का जो है एम्पायर बना। इससे जो है वो यूएसए जो है, यूएसए इसमें मेन रोल आता है यूएसए। अब इसके बाद जो जब 1950 वर्ल्ड वॉर सेकंड होती है, ये ये हुआ है, लीग ऑफ नेशन बनी है। एक आपको पता चला लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन जो बनी है इंटरनेशनल लेवल पे, वो बनी है 1990s के बीच, 1920s के बीच में, ठीक है। इस तरह यूनाइटेड नेशन जो बना है वो आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड बना है। यूनाइटेड नेशन जो बना है, जैसे आज की डेट में अगर कंट्री बोले 193 कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशन में। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, वर्ल्ड वॉर सेकंड आपकी 1939 45 इसके दौरान में रही है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट अगर देखिए 1914 से लेकर 1919 के बीच, 1919 के बीच में रही है, ठीक है। ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट रही है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद हमें बनाया गया इंटरनेशनल लेवल पे लीग ऑफ नेशंस। उसी दौरान में 1922 में यूएसएसआर बनता है। वर्ल्ड वॉर सेकंड में आपने याद रखना है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में 1939 और 45 के बीच में इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में इंडिपेंडेंस की बात हो रही थी उस दौरान में। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद से लेके, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद से लेके, वर्ल्ड वॉर सेकंड की बाद से लेके वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है 1945 के बाद यूनाइटेड नेशन का एक बॉडी बनती है इंटरनेशनल लेवल पे, जो पीस प्रमोट करने के लिए, कि भाई लड़ाई से कुछ नहीं होगा, पीस प्रमोट करना पड़ेगा, ठीक है। यही यूनाइटेड नेशन बॉडी जो बनी, जिसको हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। अब इसमें एक चैप्टर है 7, या फिर आर्टिकल बोलिए, 7 आर्टिकल है, वो देखना इंपॉर्टेंट है। हम आगे लेक्चर में प्रोसीड होंगे तब देखेंगे। अब यहां से लेके जब 1950 के बाद और 1945 के बाद जब वर्ल्ड वार एंड होती है, उसके बाद में जो यूनाइटेड नेशन बॉडी बनती है, से लेके 90s तक कोल्ड वार रहती है। कोल्ड वार किसके किसके बीच में, यूएसए
और यूएसएसआर में, और 90s में जाके यूएसएसआर का ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन। अब ये सोवियत यूनियन था जो 1922 में लेनिन के द्वारा बनाया गया था एज ए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पे था, पूरा कम्युनिस्ट कंट्री बोला जाता था। उसका ब्रेक डाउन हो जाता है 1990s में। उसी में जो इसमें सोवियत यूनियन में 15 कंट्रीज थी जो अलग होगी यूएसएसआर, वो आज की डेट में रशिया है। 15 कंट्री अलग होगी, अब वो क्या बन गया, रशिया, जिसको हम रशिया बोलते हैं। पहले इसको बोलते थे 1990s तक यूएसएसआर। यूक्रेन जो पार्ट था यूक्रेन जो पार्ट था वो इन 15 कंट्री में से था, जो कि यूएसएसआर में शामिल था। इतना समझ आ गया आपको कि यूक्रेन जो है वो यूएसएसआर का पार्ट था। लड़ाई किसकी थी, यूएसए और यूएसएसआर की। वो उसको बोलते हैं कोल्ड वार। क्या बोलते हैं, कोल्ड वार। ठीक है, अभी तक इतना मुद्दा आपको अगर समझ आ गया कि मेन चीजें क्या चल रही थी, यूएसएसआर कब बना 1922 में, उसी दौरान में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई है 14 और 19 के बीच में, 1914 और 19 के बीच में। इंडिया का पर्सपेक्टिव मैंने बता दिया, इंडिया में क्या चीजें हो रही थी। ठीक है, वो भी हमने देखा। अब आपको ये थोड़ा सा आइडिया हो गया कि भाई यूएसएसआर कब बना, और कोल्ड वार यूएसए और इसके बीच में रही। ठीक है, और जस्ट 1 सेकेंड, ये आपके पास यूएसएसआर का मैप आया, यूएसएसआर का मैप। दिस इज द यूएसएसआर, यूएसएसआर। ठीक है, ये आप रशिया देख रहे हैं, रशिया देख रहे हैं, इथोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्किस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, अराउंड 15 कंट्रीज, ये पूरा मिलके इसको बोलते थे यूएसएसआर। कब बना, 1922 में। कब तक रहा, 1991 तक। इतना समझ आ गया। कि पूरे एम्पायर को मिला के जो एक लेनिन ने खड़ा किया, इतनी सारी कंट्रीज मिलके, अराउंड 15 कंट्रीज मिलके, जिसमें यूक्रेन भी था, क्योंकि हमारी मेन स्टडी है रशिया और यूक्रेन का मसला, कंफ्लिक्ट क्या है, हमें वो समझने के लिए बैकग्राउंड का पता होना चाहिए। रशियन रेवोल्यूशन आया, रशियन रेवोल्यूशन के बाद ये सारी कंट्रीज मिलके यूएसएसआर बनाया। ठीक है, तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी कंट्री थी, यूक्रेन कहां था, क्या था, ये सारी चीजें हैं। अब मेन लड़ाई थी यूएसए और यूएसएसआर की लड़ाई थी 1990s तक। 90s में जिसको बोलते हैं यूएसए हेजमनी, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन में एक टर्म है जिसको बोलते हैं आज की डेट में बाइपोलर ऑर्डर। बाइपोलर ऑर्डर मतलब हो गया दो कंट्री का पूरे वर्ल्ड में, तो मैप मैंने बताया इसलिए बताया, पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं उनकी हेजमनी थी, तो बाइपोलर ऑर्डर बोलते थे उसको। ठीक है, जिस आज की डेट में यूनिपोलर बोलो या फिर यूएसए की हेजमनी जो है आज दिखती है, तो यूएसए जब रशिया टूट गया, यूएसएसआर टूट गया, यूएसएसआर जब टूटा तो रशिया आज की डेट में ये वाला रशिया बना है। रेड कलर का जो देख रहे हैं आप, रेड कलर का जितना भी अब देख रहे हैं, ये है आज की डेट में रशिया। यूएसएसआर टूटने के बाद ये सारी कंट्री अलग अलग होगी, ये सारी कंट्री क्या होंगी, अलग अलग होगी। इतना मुद्दा आपको पता चला, तो आगे बढ़ेंगे हम। थोड़ा टाइम इसमें लग रहा है क्योंकि मिटाना पड़ता है इसे, तो थोड़ा सा लेक्चर को आप फास्ट देख सकते हैं 1.5 की स्पीड से। रशियन रेवोल्यूशन हुआ है, रशियन रेवोल्यूशन में मैंने बताया कि ये भाई साहब है लेनिन, जिसका नाम है व्लादिमीर लेनिन। रशियन रेवोल्यूशन होता है उसी दौरान में 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ है। उसमें रशियन रेवोल्यूशन के बाद जो मेन बंदे जो फिगर में आते हैं, जो न्यूज में रहते हैं, वो रहते हैं लेनिन। तो लेनिन जो है वो कहीं ना कहीं यूएसएसआर को लीड करते हैं। वो एक पूरी 15 कंट्री मिलके एक यूएसएसआर बनाते हैं, वो 1922 में।
ये बैकग्राउंड है थोड़ा सा, ठीक है। बाकी ये आप पीडीएफ आपको शेयर हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, वहां आप देख सकते हैं पूरा अगर पढ़ना चाहें, लेकिन मेन थोड़ा थोड़ा हमें करेक्ट पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर नेटो बोले, अब मेन लड़ाई आ गई, ये तो आपको पता चल गया कि भाई यूएसएसआर था, लेनिन ने यूएसएसआर को, ये ना कि रशियन रेवोल्यूशन आया तो लेनिन का मेन रोल रहा रशिया में, और तब की डेट में यूएसएसआर बोलते थे। और साथ में हम देख लेते हैं नेटो जो है, नेटो अलग से जो है, नेटो के मेंबर कितने हैं? अब नेटो क्या है, मैंने बताया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें मेंबर कौन कौन से हैं, इसमें मेंबर कौन कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट है। कनाडा इसका मेंबर है, यूएसए मेंबर है, ठीक है, नॉर्वे मेंबर है, आइसलैंड मेंबर है, जर्मनी है, नेदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, पोर्चुगल, स्पेन, रूसिया, इटली, एल्बेनिया, नॉर्थ मैसिडोनिया, ग्रीस, बल्गेरिया, टर्की, स्लोवेनिया, रोमानिया, हंगरी, स्लोवेकिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, लिथुआनिया, लैटविया, डेनमार्क, एस्टोनिया। अब ये देखिए यहाँ पे है रशिया, इसके बगल में जितनी भी कंट्री आप देख रहे हैं, आगे मैप देखेंगे हम, ये सारी नेटो मेंबर को ज्वाइन कर चुके हैं। अब नेटो जो बना है वो 1949 के बीच में बना है। अब हेडक्वार्टर इसका ब्रसेल्स में। अब इसमें कितने मेंबर है? 30 मेंबर है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूनाइटेड नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है, नेटो जो है एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नेटो, जिसमें कितने मेंबर हैं? 30 मेंबर्स है। कितने मेंबर है? 30 मेंबर्स है। इसका अगर आर्टिकल देखें हम, आर्टिकल 5 ऑफ नेटो देखें तो वो आर्टिकल 5 क्या बोलता है? अब ये इन्होंने, अगर ये मेंबर इनके हैं नेटो के 30, तो इनका मकसद क्या है मेन? नेटो जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, आल्सो कॉल्ड एज नॉर्थ अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन, इज ए इंटरगवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस ऑफ 30 मेंबर्स। 28 यूरोपियन कंट्रीज हैं और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्री, जिसमें कनाडा प्लस यूएसए शामिल है। कितने मेंबर है? 30 मेंबर हैं इसके। अब इसका जो फॉर्मेशन हुई 1949 में, वाशिंगटन डीसी जो है, यहाँ पे अगर आज की डेट में देखें तो ब्रसल बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। इतना पता चल गया। इसका आर्टिकल 5 क्या कहता है? अभी आपको पता चले कि ये मिलिट्री अलायंस है, तो मिलिट्री अलायंस मतलब हो गया 30 मेंबर कंट्रीज के मेंबर हैं। अब इसके आर्टिकल 5 में क्या लिखा है? आर्टिकल 5 में क्या लिखा है, अगर वो आपको समझ आ गया तो मेन कंफ्लिक्ट आपको समझ आ जाएगा रशिया यूक्रेन का। एक मसला आपको पता चल गया कि भाई यूएसए प्लस यूएसएसआर का कोल्ड वार चल रही है, ठीक है, एक साइड में। दूसरी साइड में नेटो जो है, नेटो जो है इसका रोल आता है। इसका अगर आर्टिकल 5 देखें हम, तो आर्टिकल 5 में क्या लिखा है? किसके आर्टिकल 5 में? नेटो के आर्टिकल 5 में क्या लिखा है? आर्टिकल 5 में लिखा है, जो फाउंडिंग ट्रीटी है, नेटो allies an armed attack against one or more of them in the European or North America shall be considered attack against all of them। मतलब हो गया कि भाई कोई भी कंट्री उठ के अगर अटैक करेगी किस पे? इस 30 मेंबर कंट्री पे, जो नेटो के मेंबर होंगे। अगर कोई भी कंट्री, फॉर एग्जांपल अगर रशिया अटैक करेगी किसी भी मेंबर पे, इन 30 मेंबर जो ज्वाइन हुए, जो मैंने अभी बताया ये कि नेटो के मेंबर कौन से, जिसमें आप, मैंने यूक्रेन का नाम नहीं लिया, इसका मतलब यूक्रेन ने अभी नेटो को ज्वाइन नहीं किया है। फिनलैंड का नाम नहीं लिया, नॉर्वे का नाम है, फिनलैंड का नहीं, ठीक है, फिनलैंड ने ज्वाइन नहीं किया। फिनलैंड और यूक्रेन नेटो ज्वाइन नहीं है अभी तक, ये समझना है। फिर समझेंगे मेन मुद्दा क्या आगे। अब मेन है कि आर्टिकल 5 में ये लिखा है कि रशिया जो है, फॉर एग्जांपल अगर रशिया अटैक करता है किसी कंट्री पे, जो ये 30 मेंबर्स हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 30 मेंबर्स, तो ये सारे मिलके नेटो के मेंबर जितने हैं उस पर अटैक करेंगे। ये मेन इस आर्टिकल में लिखा है कि जितनी भी ये कंट्रियां हैं, इनमें से किसी भी कंट्री ने अटैक किया, किसी ने भी अटैक किया, तो ये सारे मिलके उसको दोहेंगे।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कल की डेट में, आज की डेट में रशिया अटैक करता है टर्की पे, हंगेरी पे, डेनमार्क पे, यूनाइटेड किंगडम पे, फ्रांस पे, इटली पे, कनाडा में, यूएसए पे। तो ये सारी कंट्रियां मिलके अपना मिलिट्री अलायंस जो है, ये सारा मिलिट्री जितना इक्विपमेंट होगा, जितने आर्म्स होंगे, न्यूक्लियर वेपन, सब कुछ जो है एक जगह लगा देंगे। समझ रहे हो? तो एक कंट्री पे कितने बारी पड़ेंगे? ये 30 के 30 बारी पड़ जाएंगे। ठीक है। अब अब देखिए, जब यूएसएसआर यूएसएसआर और यूएसए की ऑलरेडी कोल्ड वार चल रही है, ऑलरेडी कोल्ड वार चल रही है, तो ये देखिए कि रशिया को खतरा कितना है। रशिया को खतरा कितना है, क्योंकि रशिया का बॉर्डर इन कंट्री के साथ टच कर रहा है। ये सारी कंट्री जितनी आप देख रहे हैं, सारी कंट्री कहने का मतलब ये है, यहां पे रशिया का जो है ये यहां पे इस साइड पे, राइट साइड पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये कंट्री सारी टच कर रही है कि कोई ना कोई कंट्री जो टच करेगी बॉर्डर, आगे देखेंगे कौन कौन सी का मेन है। बट अभी के लिए रखिए कि ये यूरोपियन कंट्री की जो ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न साइड कंट्री जो है वो टच कर रही है बॉर्डर किसके साथ? रशिया के साथ, रशिया के साथ। ठीक है। कल को अगर आप ये नॉर्मल सोचिए कि आपकी कोई जमीन है, आपका नेबरिंग पड़ोसी समझिए आप, हमेशा लड़ाई किसके साथ होती है? पड़ोसी के साथ। फायदा कौन उठाता है? उसके साथ वाला दोस्त, उसके मोहल्ले वाला। ठीक है। वैसा ही है, कल को अगर लड़ाई इनकी इधर हो जाती है लैंड को लेके, जैसे हमारा अभी मुद्दा अगर देखें, हमारा पाकिस्तान के साथ भी है, इंडिया का पाकिस्तान के साथ भी है, इंडिया का चाइना के साथ भी है। ठीक है। तो इंडिया का चाइना के साथ भी है, इंडिया का पाकिस्तान के साथ भी है। लैंड बाउंड्री की बात करें हम, तो डिस्प्यूट तो है कहीं ना कहीं। उस तरह से रशिया को कल अगर ये लड़ाई करते हैं इनके साथ, रशिया यूक्रेन के साथ, अभी देखिए यूक्रेन इसका मेंबर नहीं है, यूक्रेन इसका मेंबर नहीं है नेटो का। ठीक है। तो ये अटैक करेंगे, ठीक है, सब मिलके उसको धोएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम। अभी तक आपको ये क्लियर हो गया कि भाई रशियन रेवोल्यूशन आया, यूएसएसआर 1922 में बना, और ये कोल्ड वार के दौरान में, कोल्ड वार में जो 15 कंट्री ज्वाइन करी थी यूएसएसआर को, सोवियत यूनियन को, वो टूट गई। यूक्रेन उसका मेंबर था, ठीक है, यूएसएसआर का, जिसने ज्वाइन किया था 1922 में, और 1991 में इसने लेफ्ट कर दिया। यूएसएसआर का ब्रेकडाउन होता है, और 1991 से लेके 2014 तक यूएसए यूक्रेन जो है, यूक्रेन में यूक्रेन जो है, एक मिनट मैप देखते हैं थोड़ा सा और समझ आ जाएगा। यूक्रेन जो है, यूक्रेन जो है, यूक्रेन जो है 1991 से लेके 2014 तक जो भी इधर के प्रेसिडेंट रहे, वो कहीं ना कहीं प्रो प्रो रहे रशिया के। ठीक है। बट 2014 के दौरान में, 2013-14 के दौरान में यहां पे प्रेसिडेंट आते हैं, वो कहते हैं यूक्रेन के कि हमने क्या करना है, हमने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करना है, यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करना है। ठीक है। प्लस नेटो को ज्वाइन करना है। अब नेटो क्या है? मिलिट्री अलायंस है। अगर यूक्रेन ने ज्वाइन किया नेटो को, ऑलरेडी रशिया को थ्रेट कहां पे? ऑलरेडी देखिए, इसके पड़ोसी देश जितने भी रशिया के, ये आप देख रहे हैं रशिया, ऑलरेडी रशिया टूटा हुआ है। अब अगर ये कंट्री भी चले जाएंगी, नेटो ज्वाइन कर देंगी, कल को अगर इनका डिस्प्यूट होता है यूक्रेन के साथ, तो यहां पे ये सारी कंट्री अटैक कर देंगी रशिया को। तो रशिया का अपना जो, अपनी कंट्री जो है, कैसे बच पाएगी? नेशनल इंटरेस्ट जो है, तो कहीं ना कहीं खतरा किसको दिखता है? रशिया को दिखता है। अगर यूक्रेन ज्वाइन करना चाहता है यूरोपियन यूनियन और नेटो को, तो नेटो का मेन रोल है, मिलिट्री अलायंस है, वो अटैक कर देगी इस पे। अगर रशिया अटैक करता है यूक्रेन पे, तो नेटो क्या है, सारे मिलके जो है रशिया को देंगे। और ये बोला 2014 13-14 के दौरान में, जो भी यहाँ के प्रेसिडेंट रहे, जो पेट्रो करके नाम है, पेट्रो करके, वो प्रो रशियन थे। वो ये नहीं चाहते थे कि हम नेटो को ज्वाइन करें या यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करें। बट उसके बाद सरकारें, जैसे सरकारें आती हैं जाती हैं, चेंज होती रहती हैं,
जैसे प्रेसिडेंट न्यू बनते हैं, उस दौरान उन्होंने बोला कि हम नेटो को ज्वाइन करेंगे। उसी दौरान में क्या किया, रशिया ने एनेक्स कर दिया। लड़ाई चली इनकी 2014 में, लड़ाई चली इनकी। अब इनका कहना था कि आप नेटो को ज्वाइन नहीं करें। अब मेन लॉजिक क्या है कि रशिया की पाइपलाइन है, आपको पता है कि रशिया भंडार है कोल का, सॉरी ऑयल का, ऑयल सप्लायर का। जितनी भी ऑयल सप्लाई की पाइप हैं, जिसको आप नॉर्थ स्ट्रीम भी देखते हैं, नॉर्थ स्ट्रीम करके नाम भी आता है, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन, जिसको पाइपलाइन बोलते हैं। अब ये पाइपलाइन जो है, पाइपलाइन, अब जितना भी ऑयल सप्लाई होगा तो किसके थ्रू होगा, पाइपलाइन के थ्रू होगा। अभी जो जो पाइप बिछाई हैं इन्होंने, ये यूक्रेन में से बिछाई हैं। और हुआ क्या, 2013-14 में इन्होंने बोला कि भाई साहब 2013-14 में, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि रशिया ने, रशिया का मेन क्या है, ऑयल, ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं ना ये, हमने भी रशिया से लाया। अभी देखिए इन्होंने, रशिया ने यूक्रेन का जो, यहां से इन्होंने पाइपें लाई यूरोप में ऑयल भेजने के लिए, और यहां पे पाइप्स इनकी बिछी। और कोई प्रेसिडेंट आते हैं यूक्रेन के, नए बनते हैं, वो ये बोलते हैं कि भाई साहब आप हमें पैसा दे दीजिए, अराउंड, एग्जैक्ट डेटा मेरे को याद नहीं है, लेकिन 30 बिलियन के आसपास, 13 बिलियन डॉलर दे दीजिए कि पाइपलाइन हमारी कंट्री से जा रही है। इन्होंने क्या किया, रशिया ने वो भी दे दिया कि ठीक है भाई ले लो आप। क्योंकि मेन क्या है कि रशिया को ऑयल इंपोर्ट करना था यूरोपियन कंट्री पे, और पाइपलाइन जितनी जा रही थी वो यूक्रेन से होके जा रही थी, तो इन्होंने वो भी दे दिया। भाई आप 13 बिलियन के आसपास पैसा ले रहे हो, फिर भी आप क्या कह रहे हो, किसे ले रहे हैं, रशिया से, 2013-14 में, और आप बोल रहे हो कि हम नेटो को ज्वाइन करेंगे। जो ऑर्गेनाइजेशन बनी ही अगेंस्ट रशिया के, जो बनी ही नेटो जो है वो अगेंस्ट रशिया के ही है। मेन मुद्दा रशिया का ही था कि भाई हम रशिया को ऊपर नहीं उठने देंगे, ठीक है। और ये अगर ज्वाइन कर दें, एक तो आप खा भी उनका रहे हो, रशिया से पैसा ले रहे हो, और फिर आप बोलते हो नेटो को ज्वाइन करना है, यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करना है। तो मेन कंफ्लिक्ट यहां आया, मेन कंफ्लिक्ट यहां पे आया, ठीक है। और एक तो रशिया को थ्रेट है ही है, यूरोपियन कंट्री का और यूएसए का। बट यहां पे क्या है, ये मेन मुद्दा भी एक उभरा, और 2013-14 में जो है फिर लड़ाई चली इनकी, यूक्रेन और इसकी, ठीक है। आज की डेट में भी यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है। अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर होता तो आप 2022 में देखिए, अभी तक जो मसला चल रहा है रशिया यूक्रेन का, तो मिलिट्री उतर नहीं आती। यूएसए अपने मिलिट्री, या फिर जितने भी 30 मेंबर्स हैं, सारे के सारे वेपन, सारी सारी सप्लाई जो है यूक्रेन में डाल देते, लड़ाई चलती रहती, समझ रहे हो। तो 2013-14 में इनकी लड़ाई होती है, रशिया और यूक्रेन की। और रशिया जो है यूक्रेन का एक पार्ट क्रीमिया को एनेक्स कर देता है। अब ये क्रीमिया कहां पे है, क्या लोकेशन है, वो थोड़ी सी देखनी इंपॉर्टेंट है। मैप देख लेते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, अब यूक्रेन का अगर देखें, यूक्रेन और रशिया का ही मैप देखें खाली हम, इधर से आ गया रशिया, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी रशिया। यहां पे आप देख रहे हैं सी ऑफ एजोव, सी ऑफ एजोव जो है, मारियोपोल, डोन्स्ट, लुसांक, लुसांक जो है, ये डोनबास रीजन है। ये डोनबास रीजन जो है, डोनबास रीजन में मेन क्या है कि ये प्रो रशियन है। ये क्या है, प्रो रशियन, प्रो रशियन लोग हैं भाई, पूरी लैंग्वेज सारी चीजें वही हैं। अब ये यूक्रेन का जो पार्ट है किसका, ये लुसांक, ये डोनस्ट्रक, ये डोनबास रीजन
सारा किसका है? यूक्रेन का था। बट ये रीजन जो है ये सॉवरन इंडिपेंडेंट स्टेट होने की बात करी कि हम इंडिपेंडेंट सॉवरन होना चाहते हैं, ठीक है। अब प्रो रशियन है। अब इसको क्या है कि ये इन्होंने सॉवरन होने की बात करते हैं। इनका अपना प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होगा कि लुसान का अलग से, ये वाला रीजन का अलग से, नीचे वाला रीजन का अलग से। मेनली ये है जैसे सेपरेटिस्ट जो है ये अलग होना चाहते थे, और ये बैक्ड बाय द कौन है, मतलब ये है किसका पार्ट, ये है किसका पार्ट, यूक्रेन का। भाई ये सारा जो आप देख रहे हैं ये यूक्रेन का पार्ट है। बट डोनबास रीजन में रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट कंट्रोल एरिया, ये सारा एरिया किसके कंट्रोल में है? रशियन के कंट्रोल में। समझाई? अब 2014 में यहां पे सी ऑफ अजोब देख रहे हैं नीचे, यहां पे क्रीमिया रीजन आता है, क्रीमिया, जिसका नाम है क्रीमिया। ये एनेक्स किया जाता है किसके द्वारा? रशिया के द्वारा। अब इसमें क्या हुआ, अब ये इन्होंने एनेक्स कर दिया, ले लिया। अब रशिया अपनी मिलिट्री भेजेगा, यहां से भी अटैक कर सकता है। यहाँ पे ये रीजन है तो ये सपोर्टेड बाय द रशियन सेपरेटिस्ट जो भी है, ये सपोर्ट इसको कौन कर, रशिया कर रहा है। तो यहाँ पे भी इसने यूक्रेन को जो है, यूक्रेन को जो है चारों तरफ से घेर लिया है। ये देखिए यहां से ये वाला रीजन ये है यूक्रेन का पार्ट, बट बैक्ड बाय द सेपरेटिस्ट, बैक्ड बाय द रशियन। तो यहां से भी अटैक कर सकता है, यहां से भी, ठीक है, मिलिट्री अटैक कर सकता है। और यहां से आप मरीन बोलिए या फिर जैसे अपना नेवी बोलिए, अपनी नेवी में हवाई जहाज तो एयर में, एयर फोर्स यूज करेंगे यहां से। एक तो एयर फोर्स यूज कर सकते हैं, मिलिट्री यूज कर सकते हैं, नेवी पानी में जो है नेवी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे रशिया को इस तरफ से घेर लिया, ठीक है। इस तरह से आगे देखेंगे कि बेलारूस जो है, बेलारूस यहां से ऊपर जाके अगर देखेंगे, बेलारूस जो है वो कंट्री कहीं ना कहीं रशिया प्रो रशियन है। वहां वहां से भी वो इनकी दोस्ती है रशिया के साथ, वहां से भी इसको अटैक करेंगे। तो मोस्टली ये क्या है, यूक्रेन जो है फंस गया है। नेटो को ज्वाइन करने के चक्कर में यूएसए के यूएसए यूएसए मेनली यूक्रेन जो है वो यूएसए के चपेटे में आ गया। यूएसए ने बोला भाई हमें ज्वाइन करो, नेटो को ज्वाइन करो, ठीक है। तो मेन रोल यूएसए का ही है। अब वो फंसाना चाहते हैं भाई कि रशिया को के अगेंस्ट है नेटो, मेनली रशिया के अगेंस्ट। कहने मतलब है कि कोई भी अटैक करेगा तो उसके। अब इन्होंने, रशिया ने क्या कर दिया, ये वाला रीजन जो है ये इन्होंने घोषित किया 2022 में एज ए सॉवरन कंट्रीज। सॉवरन किसने किया? ये किया रशिया ने, भाई ये सॉवरन है। अब ये देखिए जो मेन 2022 में जो लड़ाई चली उसमें, वो जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से रशिया ने किस तरह से रशिया ने किस तरह से रशिया ने जो है वो आर्टिकल 7 का यूज किया है, जिस तरह से यूएसए यूज करता आया है। आर्टिकल 7 क्या है, यूनाइटेड नेशन यूएनओ ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो हमें देखने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में, ठीक है, ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं वो हम डिस्कस करते हैं अभी। ये आ गया क्रीमिया, यहाँ पे सी ऑफ अजोव, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के लिए कि आपको ये भी पता हो कि सी ऑफ अजोव कहाँ पे है, ब्लैक सी कहाँ पे है, कौन सी कंट्री यहाँ पे है। ये मोल्डोवा कंट्री अलग से है, ये यूक्रेन आ गया। ये जो डोनबास रीजन है हमने देखा अभी, इट इज बैक्ड बाय द रशिया। रशिया ने यूक्रेन को एक तरफ से पूरे तरीके से घेर लिया है। अब क्रीमिया अगर उन्होंने नेक्स्ट कर दिया तो कहने का तात्पर्य क्या है, अगर ये ऑलरेडी रीजन जो है रशिया कहीं ना कहीं बैकअप कर रहा है, तो प्रो रशियन लोग हैं यहाँ पे। अब सी ऑफ अजोव में नेवी जो है मजे से रशिया लगा सकता है, ठीक है। और इसका कंट्रोल जो है सी में भी आ गया, यहां से भी अटैक कर सकता है, यहां से भी कंट्री को पूरी तरीके से घेर लिया, ठीक है। बट अब ये देखिए कि यूनाइटेड नेशन जो है उसमें जो आर्टिकल 7 का यूज किया रशिया ने 2022 में, फेब मार्च 2022 में, उसका यूज ऑलरेडी
ये यूएसए करता है। अब ये देखिए, ये है ज़ेलेंस्की जो प्रेसिडेंट है किसके? यूक्रेन के। जॉय बिडेन जो है यूएसए के प्रेसिडेंट। ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं और ये मसले को बता रहे हैं कि भाई क्या-क्या मसला हुआ है, क्या है। 2019 में यूक्रेन में के प्रेसिडेंट बने हैं ये, ठीक है? ऑलरेडी ये कॉमेडियन है ज़ेलेंस्की और पहले यूएसएसआर का पार्ट था यूक्रेन, ये मैंने पहले बताया जो आप पढ़ सकते हैं इसमें। और इन्होंने पेट्रो को हराया है इलेक्शन 2019 के इलेक्शन में और ये थोड़ा-सा देखना आपने। अब आर्टिकल 7 जो है यूनाइटेड नेशन का, वो क्या बोलता है, वो इम्पोर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल या फिर चैप्टर 7 जो है वो क्या बोलता है? अब देखिए यूनाइटेड नेशन जो है में 193 इसके मेंबर्स हैं। कितने मेंबर हैं? 193। क्या इंडिया मेंबर है? तो भाई हाँ, इंडिया है मेंबर इसका, ठीक है? 193 कंट्री में इंडिया भी इसका मेंबर आता है। यूक्रेन मेंबर है? हाँ जी, यूक्रेन भी मेंबर है। रशिया मेंबर है? हाँ जी, रशिया भी मेंबर है। ठीक है? यूएसए है? यूएसए भी है। चाइना है? चाइना भी है। ओवरऑल 193 कंट्री है, मोस्टली सारी कंट्री आ ही जाती हैं, ठीक है? इक्की-दुक्की को छोड़ के। आप ये देखिए कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो बनी है, उसमें ये चैप्टर नंबर 7 में जो आर्टिकल 7 में जो लिखा गया है, उसमें लिखा गया है कि भाई चार्टर enabled the council to use force to maintain or restore international peace and security if it consider non-military reserves to be or to have proven inadequate। ठीक है? तो ये आर्टिकल यूज करके रशिया ने, अब रशियन कैसे यूज किया वो इंपॉर्टेंट, उससे पहले हम यूएसए का देखते हैं। यूएसए ने इस आर्टिकल को कितना यूज किया है। होता क्या है भाई, देखिए सिंपल वे में अगर बोलूं, बाकी अंग्रेजी आप देख लेनी है। आर्टिकल 7 यूनाइटेड नेशन ये बोलता है कि अगर कोई कंट्री, जैसे फॉर एग्जांपल रशिया का लुसांक रीजन जो है, वो अगर अपने आप को सेपरेट करना चाहे, तो वो उस टाइम में अगर वो कंट्री नहीं होने दे रही है या फिर कुछ दिक्कत आ रही है, तो उसकी नेबर कंट्री जो है वो उसकी हेल्प कर सकती है। ठीक है? तो वही 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 वो क्या है कि भाई जो मेंबर यूनाइटेड नेशन के मेंबर है, अगर जो नेबरिंग कंट्री है, जो हेल्प करना चाहिए पीसफुल के लिए, पीस के लिए, तो वो उसकी हेल्प कर सकती है। यही आर्टिकल 7 यूनाइटेड नेशन का यूएसए ने यूज किया है। कहां-कहां यूज किया है वो आप देख सकते हैं। ठीक है? डिटरमाइन आर्टिकल्स जो 7 बोलता है चैप्टर 7 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर सेट्स आउट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पावर टू मेंटेन पीस। मेन है कि पीस मेंटेन करना है। इट अलाउ द काउंसिल टू डिटरमाइन द एक्जिस्टेंस ऑफ एनी थ्रेट टू द पीस, ब्रीच ऑफ पीस और एक्ट ऑफ एग्रेशन एंड टू टेक मिलिटरी एंड नॉन मिलिटरी एक्शन टू रिस्टोर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और इसी का यूज करता आया है यूएसए अफगानिस्तान में, बाकी कंट्री में। अब देखिए बाकी आपने बैकग्राउंड देखना है इसका, अगर देख सकते हैं, ये लिस्ट ऑफ चैप्टर 7 इंटरवेंशन इंक्लूड्स कहां-कहां पे यूनाइटेड नेशन का चैप्टर 7 को यूज किया गया। चैप्टर 7 को इंटरवेंशन पे कोरिया में किया गया है बाय द यूएसए, कोरिया में किया गया है, अफगानिस्तान में, जैसे जैसे आपको पता है कि रिसेंटली अभी अफगानिस्तान से यूएसए हट गया है। कोरिया में हुआ यूज, ईस्ट ताइमोर में हुआ है, कोंगो में हुआ, रवांडा में हुआ, सेरेलियोना में हुआ है, रवांडा में हुआ है, सोमालिया में हुआ है, यूगोस्लाविया में, इराक में, गल्फ ऑफ वार, हेती, लीबिया, अर्जेंटीना, ये सारी इतनी सारी कंट्री हैं। इसमें चैप्टर नंबर 7 ऑफ यूनाइटेड नेशन को यूज किया है रशिया ने। जैसे अभी आप रिसेंटली वाली एग्जांपल आप ले तो अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में यूएसए की मिलिट्री बैठी है और मेन बोल रहे हैं कि हम पीस के लिए बैठे हैं। किसके लिए बैठे? पीस के लिए बैठे हैं अफगानिस्तान में। अब रिमूव हुए पीछे चलेगी। ये सारी चीजें आर्टिकल 7 यूज करके यूएसए जो है इसका फायदा उठा रहा था। ठीक है? कभी इराक में जाके, कभी अफगानिस्तान में जाके, कभी कोरिया में जाके। अब यही आर्टिकल यूएसए ने जो यूज किया, रशिया ने यूज किया यूक्रेन के चक्कर में। अब देखिए ना, यूज किया क्या बोला उन्होंने, अगर कोई कंट्री वहां पे अफगानिस्तान में, जैसे आपको पता है तालिबान, इससे पहले तालिबान था,
तालिबान कहीं ना कहीं मसला गड़बड़ कर रहे थे, आज कैसे यूएस से तालिबान के साथ मिल गया? पीस की बात है ना, पीस की बात है, तो कैसे जुड़ गया? तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर यूएसए अपने आप को बड़ी हेजमनी मानता है, उसने अगर यूज किया, रशिया ने अब कैसे यूज किया, अब वही मैप में बताने की कोशिश करते हैं। चलिए, चैप्टर नंबर 7 या फिर आर्टिकल 7 ऑफ यूनाइटेड नेशन, वो ये बोलता है कि अगर ये है रशिया, ये सारा मान लीजिए कि अभी तक मान लीजिए कि यूक्रेन है। ये 7 आर्टिकल 7 या फिर चार्टर 7 जो है, चैप्टर 7 आर्टिकल 7 ये बोलता है कि अगर ये वाला देश जो है, ये वाला जो इसका रीजन है, अगर ये सेपरेट होना चाहता है, अगर इस पे यूक्रेन जो है मिलिट्री या फिर अदर तरीके से दबाव डाल रहा है, तो पास वाली जो कंट्री है वो क्या है, वो इसकी हेल्प कर सकती है उसको, एज ए मिलिट्री हेल्प कर सकती है। और इन्होंने बोला फेब में अराउंड 20-21 फेब में के दौरान 2022 में इन्होंने घोषित कर दिया कि भाई दिस इज द सॉवरेन स्टेट्स। कौन सी? डुसांक और दूसरा लुसांक, दोनों ये है सॉवरेन स्टेट्स। इनके प्रेसिडेंट वगैरह की बात करी उन्होंने, और जब इन्होंने ये घोषित कर दिया और 2-3 दिन के बाद उन्होंने क्या किया कि भाई इन्होंने बोला कि हम आर्टिकल 7 का यूज कर रहे हैं, जो यूएसए करता है। जो यूएसए करता है, अफगानिस्तान में किया, इराक में किया, सोमालिया में किया, हर जगह करता है। यही रशिया ने इंटरनेशनल लेवल पे बोला कि हम मिलिट्री ऑपरेशन है ये। क्या बोला उन्होंने? दिस इज द मिलिट्री, जो पीसफुल के लिए। भाई यहाँ पे पीस नहीं है, यहाँ पे पीस नहीं है। रशिया ने बोला यहाँ पे पीस नहीं है, हम पीस मेंटेन करने के लिए मिलिट्री का यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो कौन यूज करता था? यूएसए करता था। जो यूएसए करता था वही यहाँ पे अब यूज किया गया। ठीक है, खेल खेल देखा इंटरनेशनल लेवल पे खेल कैसे चल रहा है। तो अभी अभी की डेट में अभी की डेट में ये सारा मुद्दा था जो आपको पता होना जरूरी था। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट जो है क्या है 2022 में, अभी भी वार जो है यार, अभी यूनाइटेड नेशन में ये मुद्दा गया। यूनाइटेड नेशन में जो जब मुद्दा गया, उसके बाद क्या क्या चीजें हुई, ये अभी 2022 की बात करें। अब देखिए थोड़ा सा हम ये देखते हैं आर्टिकल यूनाइटेड नेशन का जो हमने देख लिया, नेटो का मेन रोल था वो भी हमने देख लिया। देखिए, थोड़ा सा रिवाइज कर देते, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि इंडिया पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, रशिया यूएसए की वार का कन्फ्लिक्ट जो है क्या असर पड़ेगा, क्या चीजें हैं वो हम देखेंगे। और रशिया इंडिया को कैसे हेल्प करा है, यूएसए कितना हेल्प करा है, वो इंपॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे। अभी तक हमें पढ़ा कि भाई यूएसएसआर बना 1992 में, वर्ल्ड वार फर्स्ट हुई है। ठीक है, वर्ल्ड वार सेकेंड हुई है 1945 के आसपास, 1939 से लेके वर्ल्ड वार फर्स्ट हुई है 14 से 19 तक। यूएसएसआर बना है, इसी दौरान में नेशन ऑफ लीग भी बना है। ठीक है, वुड्रो विल्सन वुड्रो विल्सन एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है यूएसए की। अब देखिए कि यहाँ पे यूएसएसआर बना है, इसमें कितनी 15 कंट्रीज कंबाइन करके सोवियत यूनियन बनाते हैं। ठीक है, सोवियत यूनियन बनता है। टाइमलाइन के हिसाब से यहाँ पे यूनाइटेड नेशन बॉडी का फॉर्मेशन होती है, और ये बनती है यूनाइटेड नेशन बॉडी जो बनती है, इसमें आर्टिकल 7 का यूज बार बार जो हमने देखा यूएसए ने किया है, क्योंकि वो अपनी हेजमनी देखना चाहते हैं। अब जो वर्ल्ड वार सेकंड हुई, वर्ल्ड वार सेकंड से लेके 1991 तक कोल्ड वार चलती है, रशिया सॉरी यूएसएसआर और यूएसए के बीच में। यूएसएसआर और यूएसए के बीच में कोल्ड वार चली है, एक बाइपोलरिटी जिसको बोलते हैं। फिर जब यूएसएसआर टूट गया, वो 15 जो कंट्री जुड़ी थी वो चलेगी, उसमें ही यूक्रेन भी एक पार्ट था, और ये जो वार चली कोल्ड वार जिसको बोलते हैं। अब इसके बाद क्या बन गया? ये रशिया बन गया। आज की डेट में रशिया जो है वो 1991 का टूटा हुआ रशिया है। ठीक है, अब इसमें मैंने बोला कि जब यूनाइटेड नेशन में ये यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल 7 को यूज किया गया बार बार, यूएसए ने यूज किया, अब रशिया ने इसको यूज किया।
2022 में। ठीक है, बैकग्राउंड क्या है? इसी तरह से नेटो भी एक मेंबर बना। नेटो जो है ऑर्गेनाइजेशन बनी, मिलिट्री अलायंस, ये भी इसी दौरान में 1949 में बनी। तो उसमें 30 मेंबर हैं। उनको पता था कि अगर कभी वार होती है तो ये सारे के सारे आ जाएंगे हेल्प करने के लिए। तो ये मेन मुद्दा रहा। यूएसएसआर बना, वर्ल्ड वार सेकंड हुई, यूनाइटेड नेशन बॉडी बनी जिसका मेन मकसद है इंटरनेशनल पीस हो। इंटरनेशनल पीस हो, यूनाइटेड नेशन के चार्टर में लिखा है कि भाई पीस के लिए आप अपनी मिलिट्री भेज सकते हो। तो यूएसए ने काफी यूज किया उसको, अफगानिस्तान में किया, इराक में किया। और यूएसएसआर प्लस यूएसए का मुद्दा जो है वो 1991 में खत्म होता है। उसमें आ जाती है उसके बाद यूएसए हेजमनी। तो यूएसए हेजमनी मतलब हो गया यूएसए इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये यूएसए हेजमनी जिसको इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस में यूएसए हेजमनी बोलते हैं। ऑल द यूएसए हेजमनी को चैलेंज किया गया। ठीक है, 2002 के आसपास जब अटैक हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, उसके बाद भी अभी देखिए यूएसए हेजमनी, आप देखिए फिर स्टिल मानते हैं कि यूएसए की हेजमनी है। अफगानिस्तान में यूएसए की हेजमनी क्यों नहीं चली? इराक में क्यों नहीं चल रही है? अब यहाँ पे यूक्रेन का जो मसला हुआ, अभी लड़ाई चल रही है, यूएसए की हेजमनी क्यों चल रही है? रशिया आज भी जो है चैलेंज कर रहा है यूएसए को। अभी रिसेंटली मीटिंग हुई है चाइना और रशिया की। चाइना और रशिया की रिसेंटली मीटिंग हुई है भाई, अभी मार्च में। और चाइना ने ये बोला कि हम वो करेंगे जो 100 साल पहले कभी भी नहीं हुआ। 100 साल पहले कभी भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब है इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। समझ रहे हो? हमारा तो कन्फ्लिक्ट चाइना के साथ है, बट हमारा कन्फ्लिक्ट रशिया के साथ नहीं। ठीक है, अब ये देखिए कि भाई इंडिया ने वोट किया, इसको सस्पेंड किया गया यूएनएचआरसी में, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन। जस्ट वन सेकेंड, हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो मसला आपको पता चल गया। अब हम देखते हैं यूएनएचआरसी में, ह्यूमन राइट काउंसिल में यू रशिया को जो है वो रिमूव किया गया। तो बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए कि अप्रैल 2022 में बाय सस्पेंडिंग रशिया फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, country around the world choose to hold Moscow to account today for the gross systemic violation of human rights in unprovoked and unjustified war of choice against the Ukraine। ये रशिया को सस्पेंड किया गया यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से। ठीक है, अप्रैल 2022 में। ये भी करंट अफेयर है, आपको पता होना चाहिए किसको अभी यूएनएचआरसी ने बाहर निकाला है। तो रशिया ने। क्या इंडिया ने वोट किया? क्योंकि यूएन में मेंबर कौन से वो आपको पता है यूनाइटेड नेशन में 193 मेंबर्स है। तो इंडिया तो मेंबर है, यूएनएचआरसी का भी मेंबर है, यूनाइटेड नेशन का भी मेंबर है। तो यूएन जनरल असेंबली वोट्स टू सस्पेंड रशिया। ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे कुछ चीजें इसके मैंने डायरेक्टली न्यूज क्लिप लिए हैं अलग अलग सोर्सेज से, ताकि आपको डायरेक्टली पता चले भाई न्यूज में क्या चल रहा है। तो इनको क्या किया गया? रिमूव किया। ठीक है, इसके बाद जो है, इसके अलावा आपको एक चीज और भी पता होनी चाहिए। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएनएससी, उसमें परमानेंट मेंबर है पांच परमानेंट मेंबर है, 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर है। तो नॉन परमानेंट मेंबर में कभी इंडिया भी आता है, क्योंकि अभी इंडिया 2022-23 में होल्ड कर रहा है। ठीक है, लेकिन इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं है। तो 5 ये तो कौन से 5 है? रशिया, रशिया, चाइना, यूएसए, यूके, फ्रांस। ये क्या है? 5 कंट्री है परमानेंट मेंबर। ठीक है, देयर इज नो मैकेनिज्म टू रिमूव परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल रिटन इनटू यूएन चार्टर। और ये भी लिखा गया है, क्या रशिया को रिमूव कर सकते हैं? किससे? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से नहीं कर सकते, क्योंकि यूएन चार्टर में ऐसी कोई बात लिखी नहीं है। तो ये 5 मेंबर परमानेंट है। यूएनएचआरसी से निकाल दिया, एचआरसी से निकाल दिया, किसको? रशिया को। क्या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से निकाला? नहीं निकाल सकते, क्योंकि कोई भी ऐसा रिटर्न अभी नहीं लिखा गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। यूक्रेन इन्वेजन शुड इंडिया क्या रशिया ने लूज कर दी? क्या इंडिया को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए? वो अलग से मुद्दा है इंटरनेशनल रिलेशन में, कि भाई इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया परमानेंट मेंबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कौन इसको हेल्प करता है नहीं है, वो मुद्दा अलग से है। बट अभी का है कि भाई
अगर देखिए, अगर रशिया और चाइना तो दोस्त है, अगर ये रिमूव करना भी चाहें तो भाई देखिए 5 वोट है, 5 में से 2 इनके पास है, तो 4 वोट तो चाहिए ना जीतने के लिए, तो 3 से काम नहीं चलेगा। यूके, यूएसए, फ्रांस क्या करेंगे? ठीक है? तो परमानेंट मेंबर से तो निकलने वाली बात ही छोड़िए। अगर यूएसए ने यूज़ किया है आर्टिकल 7 को, तो वही रशिया भी यूज़ कर रहा है अपने नेशनल इंटरेस्ट को देख के। और बीच में यूक्रेन जो है वो ज़ेलेंस्की थोड़ा-सा पागल हो गया। मेरे को जॉइन करना ही करना है नाटो, ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का, ठीक है? तो मेन है नाटो कि नाटो जॉइन करना है, यूरोपियन यूनियन जॉइन करना है। तो अब ये हुआ। मैं ना रशिया के साथ, ना यूक्रेन के साथ, ना यूएसए के साथ, आई एम इंडियन विद इंडिया, ठीक है? तो चलिए इंडिया की बात करते हैं हम। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सस्पेंड रशिया फ्रॉम Human Rights Council. India was among 15 countries that abstained from the voting in the resolution. अब ये रेजोल्यूशन जब पास हुआ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रशिया को सस्पेंड करने की बात करी, तो इंडिया एब्सटेन हुआ, एब्सेंट हो गया, बस समझ लो। इंडिया ने वोट नहीं किया, नहीं किया। वह देखिए अब क्यों नहीं किया, बात ये भी है, हमारी दोस्ती भाई यूएसए के साथ भी है, रशिया के साथ भी है, यूक्रेन के साथ भी है और बाकी कंट्री के साथ भी है, ठीक है? अगर हम वोट करेंगे रशिया के अगेंस्ट, तो भाई 80% डिफेंस 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 मटेरियल कहां से आ रहा है? इंडिया का, रशिया से आ रहा है। 80% डिफेंस सेक्टर की बात करें आज की डेट में, अगर हम कंट्री को हम बोले कि हम मिलिट्री में इतने, हम ये चीजें बना रहे हैं, वो चीजें बना रहे हैं, ठीक है? डिफेंस में हम आज भी डिपेंडेंट हैं रशिया पे। और रशिया ने, अब ये देखिए पाकिस्तान के साथ, जब अब क्योंकि हमारा मुद्दा पाकिस्तान और चाइना के साथ है, हमारी लड़ाई पाकिस्तान और चाइना के साथ हुई है। पाकिस्तान के साथ जब भी लड़ाई हुई, चाइना के साथ चली, चाइना के साथ लड़ाई के साथ छोड़िए, क्योंकि रशिया कहीं ना कहीं उनका भी फ्रेंड है। फिर वही बात आती है, अगर हम रशिया के फ्रेंड है, हम यूएसए के फ्रेंड भी हैं आज की डेट में। आल दो अगर बात करें 2000 अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम तक, करगिल वार तक, करगिल वार तक यूएसए अगेंस्ट था इंडिया के मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है? और पाकिस्तान एज ए बफर स्टेट यूज किया करता था यूएसए, बफर स्टेट, ठीक है? यूएसए पाकिस्तान को, बट रशिया ने हमेशा, चाहे वो 1971 की वार हो, 1971 की वार हो, 1999 में करगिल वार हो, करगिल वार हो, पाकिस्तान के साथ 1971, 75, 65, चाइना के साथ 1962 में वार हुई है हमारी। ओवरऑल ये है कि चाइना को छोड़िए, अभी पाकिस्तान के साथ जितनी बार हुई है, रशिया ने हमें मिलिट्री और डिफेंस में हमेशा सपोर्ट किया है। तो आप बताइए, क्या इंडिया, और छोड़िए, हम ऑयल ऑयल जो है इंपोर्ट करते हैं रशिया से, हम अपनी इकोनॉमी को डाउन क्यों करने देंगे? अगर वोट करेंगे तो रशिया नाराज हो जाएगा। अगेंस्ट मतलब अगेंस्ट वोट करने का मतलब कि इसके अगेंस्ट किया कि इसको सस्पेंड करो यूएनएचआरसी से, तो नहीं कर सकते, नहीं किया। क्यों? लॉजिक क्या है? क्योंकि हमें अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है, इंडिया को अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है। यूएसए, अगर हम यूक्रेन को करते कि यूक्रेन का वो करते, अब यूक्रेन के लिए भी नहीं हमने किया, अब इनके लिए अगर वोट नहीं करते, अगर कर देते रशिया के लिए वोट कर देते, रशियन राज, अगर नहीं करते, अब यूक्रेन के लिए करते, भाई हाँ ठीक है, तो यूक्रेन के साथ जाएंगे, यूएसए के साथ जाएंगे, तब रशियन राज, तो हमने क्या बोला? एब्सेंट। तो हमने क्या लगा दी? एब्सेंट। होता क्या है देखिए, जब भी आपके दो दोस्त हो, आपके दो दोस्त होते हैं, दोनों की शादी है या दोनों के घर में फंक्शन है, अगर आप एक के फंक्शन में गए दूसरा नाराज, दूसरे में गए पहला नाराज, तो आप ऐसा करिए कि आप बोलिए भाई मेरे घर में फंक्शन है, तो मसला क्या हो जाएगा? मसला ये हो जाएगा कि ना आप वन वाले में फ्रेंड में गए ना दूसरे वाले के साथ गए, ठीक है? वही काम होता है कि रशिया बोल रहा है तो हम क्या बोलेंगे? भाई हमारे घर में फंक्शन है, हमारा जो जे एंड के है वहां पे चाइना है, जो हम पहले गलवान वैली में है, थोड़ी सी मूवमेंट कर दो मिलिट्री की। हम क्या बोलेंगे? भाई हम अपने खुद फंसे हुए हैं, हम क्या आपको वो करेंगे? तो क्या हो गया, जैसे बताया ना, दो दोस्त हैं, एक आपका दोस्त है, दूसरा, दोनों की शादी हो रही है या दोनों के घर में फंक्शन, आप बोलो कि मेरे घर में फंक्शन खुदा, ना आप एक में गए ना दूसरे में गए, ना हमने रशिया को सपोर्ट किया
सॉरी, ना रशिया को हमने अगेंस्ट किए, ना यूक्रेन के किए, ना यूएसए के। ठीक है? दिस इज़ द डिप्लोमैटिक टाई ऑफ इंडिया। अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, जयशंकर इज़ वेरी स्मार्ट, स्मार्ट, स्मार्ट। जयशंकर जो है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, पहले ये इंडियन फॉरेन सर्विस रही, इनके पास 40 साल का एक्सपीरियंस है एज़ ए फॉरेन सर्विस का। तो अभी ये जयशंकर जो हैं, इनकी स्पीच सुनना इम्पोर्टेंट है। आप जब भी कोई डिबेट देखते हैं तो आपको देखना इम्पोर्टेंट है। अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस जीएस 2 में आप पढ़ेंगे, अगर जेके एएस की तैयारी यूपीएससी की कर रहे हैं, तो वहां पे हमारे पास स्पीच सुनना इनकी इंपॉर्टेंट बन जाती है, किस तरह से वर्ल्ड वाइड में जवाब दे रहे हैं आज की डेट में। तो आज वो इंडिया नहीं है जो इंडिया पहले था। आज इंडिया ठोक के जवाब देता है कंट्रीज को, अलग अलग कंट्रीज को। ठीक है? तो अब नेक्स्ट इसके साथ में हमारे पास क्या है कि अगर बात करें हम किसकी तरफ है, यूएसए की तरफ से, यूएसएसआर की तरफ है। तो स्टार्टिंग में हमने नॉन अलाइन मूवमेंट जो है 1960 के टाइम में, इंडिया फाउंडिंग मेंबर था नॉन अलाइन मूवमेंट का, एनएएम का। ठीक है? जब ये कोल्ड वार चल रही थी यूनाइटेड स्टेट के साथ और यूएसएसआर के साथ, तब भी इंडिया जो था ना यूएसए के साथ था ना यूएसएसआर के साथ था। इंडिया वाज फाउंडिंग मेंबर ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट। ठीक है? इतना पता चाहिए। डिड रशिया हेल्प इंडिया इन इंडो पाक वार? तो भाई, Soviet Union which was actually actively backing Indian action both politically and military during the war। तो ये हमेशा इन्होंने सपोर्ट किया है। अब विच कंट्री सपोर्ट इंडिया ड्यूरिंग द करगिल वार? तो ड्यूरिंग द करगिल वार इजराइल जो है उसने हेल्प किया है, क्योंकि हमारी डिफेंस का जो है हम इजराइल से भी लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं डिफेंस का मैन्युफैक्चरिंग जो भी होती है इक्विपमेंट्स, और प्लस रशिया का जो है वहां से, रशिया से हम, इजराइल और रशिया से दोनों से लाते हैं। ठीक है? कारगिल वार का डिस्प्यूट जैसे आपको पता है कि 1999 में हमारी कारगिल वार हुई है इंडिया और पाकिस्तान की। ठीक है? इन द कश्मीर, उस दौरान में, आज की डेट में तो यूटी बनी हुई है। ठीक है? बट उस दौरान का जो स्टेट है, जम्मू कश्मीर स्टेट डिस्प्यूटेड रीजन, वहां पे हमारी जो है कारगिल वार हुई, किसके साथ? इंडिया पाकिस्तान के साथ। उस टाइम में किस कंट्री ने साथ दिया, या आपको पता है, इसराइल और इसने। और इसी दौरान में यूएसए जो था, यूएसए ने, आप एक वीडियो देख सकते हैं, यूएसए ने क्या बोला है। यूएसए ने यूएसए की बात करें अगर, तो यूएसए वाज लाइक कि तब वो ये पाकिस्तान को सपोर्ट करता था यूएसए। ये 1990 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है? करगिल वार की बात है। अब इसी दौरान में आपको पता होना चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, और न्यूक्लियर टेस्ट हमने दूसरा कर दिया था। न्यूक्लियर टेस्ट सेकंड, पोखरण सेकंड, सेकंड टेस्ट 1998 में। फर्स्ट हमने कब किया था? 1974 में इंडिया ने, 1974 में इंदिरा गांधी के टाइम में। ठीक है? इंडिया ने एक न्यूक्लियर टेस्ट किया हमने, एक 1974 में, दूसरा किया पोखरण टेस्ट हमने 1998 में बाय द अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है? भाई ये हमने टेस्ट कर चुके हैं। और धमकी क्या दी गई यूएसए की तरफ से? यूएसए ने बोला कि हम न्यूक्लियर का यूज कर देंगे। वार किसकी चल रही है? इंडिया पाकिस्तान की। मैंने बोला यूएसए जो है वो सपोर्ट करता था पाकिस्तान को। अब अटल बिहारी वाजपेयी का रिप्लाई जाता है। ठीक है? क्योंकि हम ऑलरेडी क्या है, न्यूक्लियर, धमकी किसकी है? न्यूक्लियर। मैंने बोला न्यूक्लियर जो आज की डेट में, जैसे हमने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी पढ़ा था कि न्यूक्लियर एक्ट एज ए डेटरेंस। आज की डेट में पाकिस्तान के साथ भी के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, न्यूक्लियर बम्स है, इंडिया के पास भी है। ठीक है? इंडिया के पास भी है। जब यूएसए ने ये धमकी दी इंडिया को कि भाई हम न्यूक्लियर बम फेंकेंगे, न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे, तो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर उस दौरान में अटल बिहारी वाजपेयी ने ये बोला, उन्हें बोला कि भाई ठीक है, आप फेंकेंगे, हमारा आधा इंडिया चला जाएगा, बट ये देखिए कि सुबह का पाकिस्तान नहीं होगा। ठीक है? सुबह का पाकिस्तान नहीं होगा। अगर एक वीडियो है मेरे पास, अगर आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। ठीक है? तो ये वीडियो देख सकते हैं आप। रात को प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने वाजपेयी जी को फोन किया
मुशर्रफ कह रहे हैं कि न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, और वाजपेयी जी का रिस्पॉन्स था कि मैं 20 से 50% हिंदुस्तान को राइट ऑफ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आपको होल्ड ऑन प्लीज होल्ड ऑन, लेकिन मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान कल का सूर्योदय नहीं देखेगा। Acing the civil services exam in the first attempt is every aspirant's dream. What if I tell you? तो ये कुछ मसला था, ठीक है, उस दौरान में। तो अब हमने ये पूरा देख लिया कि भाई रसिया और यूक्रेन का मसला क्या था, बैकग्राउंड क्या था, हमने पूरी कोशिश करी समझाने की, समझने की कि मेन यूएसए नेटो का रोल क्या है, मेन लड़ाई यूएसएसआर और यूएसए की थी, ठीक है, नेटो भी आ गया, वो यूक्रेन जो है वो नेटो को ज्वाइन करना चाहता है, बट रशिया को वो थ्रेट लगता है, अगर यूक्रेन ने अगर ज्वाइन कर दिया नेटो को तो दिक्कत हो जाएगी, किसके लिए, रशिया के लिए। तो अपने आप को नेशनल इंटरेस्ट के लिए ये सारी लड़ाई चल रही है। ह्यूमनिटेरियन पे ऐसे नॉर्मल लड़ाई हम देखते हैं तो ऐसे लगता है ठीक है, बट अगर ह्यूमनिटेरियन बेसिस पे बोलें तो दोनों कंट्री में गलत हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली ह्यूमन लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं रशिया की भी जा रही है और यूक्रेन की भी जा रही है, ठीक है, लेकिन ह्यूमन की लाइफ जो है वो इम्पोर्टेंट है। बट देखिए कब तक क्या होता है, ये तो कंट्री का डिसीजन होता है अपने अपना, ठीक है। इंडिया ने कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की, इंडिया ने भी, और वर्ल्ड वाइड भी मसले चल रहे हैं, तो जो भी न्यूज में रहा होगा वो आपको पता चल ही जाएगा। बट इसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ रशिया यूक्रेन वार का इशू इंडियन इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा। तो फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए इंडियन इकोनॉमी पे असर पड़ने का मतलब हो गया कि यहाँ पे ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, यहाँ पे ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, इस तरह से जैसे वीट है उसका इंडिया फायदा उठा सकता है, क्योंकि वीट जो है यूक्रेन जो है वहां पे स्टेपीज उगते हैं, स्टेपीज, तो वहां पे वीट जो है वो, इसको बोलते हैं, कुछ एक टर्म है, अभी रिमेम्बर नहीं आ रही मेरे को, ब्रेड बेस्ट करके कुछ नाम है। कहने का तात्पर्य ये है कि वीट सबसे ज्यादा उगाया जाता है यूक्रेन में और वर्ल्ड वाइड में जो है एक्सपोर्ट होता है वहां से। तो अगर इस दौरान में जो लड़ाई चली रशिया और यूक्रेन की, तो वीट इंडिया से एक्सपोर्ट बाकी कंट्री में हो सकता था और हुआ है, उसका फायदा इंडिया को मिला है, ठीक है। दूसरा ये है कि ऑयल प्राइस जो है वो इंडिया में इंक्रीज होंगे, ये इम्पैक्ट था, बट इंडिया ने क्या किया, अब ऑयल प्राइस बढ़े भी बीच में, लेकिन आज की अगर मार्च 2023 की बात करें तो ये अगर देखिए, थोड़ा सा डेटा पढ़ लीजिए न्यूज में जो रहा है, रशिया वाज द फोर्थ बिगेस्ट इंपोर्टर टू इंडिया, और इतना 399% ईयर, जो अगर देखें हम अप्रैल से दिसंबर तक ये रहा है, इंपोर्ट फ्रॉम रशिया जो है वो 6 बिलियन इंक्रीज हुआ है। ये सारी चीजें जो न्यूज में है, ठीक है, ऑयल की बात करें रशिया के साथ इंडिया का, तो इकोनॉमी में अगर देखेंगे तो भाई ऑयल का प्राइस बढ़ सकता है, बाकी चीजें महंगाई हो सकती है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी जो है वो वार की वजह से इम्पैक्ट होती है। बट हुआ क्या है कि इंडिया ने इंडिया ने रशिया से ऑयल लाया है, ठीक है, ये अगर रिपोर्ट्स देखेंगे आप, तो इंडिया ने क्रूड ऑयल सस्ते दामों में रशिया से, इवन दो काटसा जो है एक, अगर आप देखेंगे काटसा, वो देखने से पहले आप ये पता होना चाहिए इंडियन रशियन ऑयल इंपोर्ट्स हाईएस्ट एवर में 25%, तो ये हमने रशिया से ऑयल जो है खरीदा है काफी ज्यादा, ठीक है। इंडियन रशियन ऑयल बीइंग ड्रैग्स डाउन ओपेक शेयर्स, तो ये इंपॉर्टेंट है, यूक्रेन क्राइसिस हु इज बाइंग रशियन ऑयल एंड गैस, तो इंडिया ने खूब सारा खरीदा है। रशिया बिकम्स इंडिया टॉप ऑयल सप्लायर इन अक्टूबर, तो ये भी फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करें तो हमने सबसे ज्यादा जो है ऑयल जो है रशिया से लिया है, ठीक है। और अगर अभी बात करें तो रशिया से हमने क्या किया है, ऑयल चीपेस्ट वे में लेके, और कुछ सोर्सेस का मानना है कि यही अब यूएसए जो है, यूएसए या अदर कंट्री, यूरोपियन कंट्री जो है, वो ऑयल तो रशिया से नहीं खरीद सकते, क्योंकि उन्होंने सैंक्शन लगाए हैं रशिया कोई, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली अगर हम बैंक ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो करते हैं आईएफएससी इंडिया में, ठीक है, कि एक बैंक से दूसरे अकाउंट बैंक में अगर पैसा ट्रांसफर करने चाहते हैं, बट अगर इंटरनेशनल लेवल पे अगर करेंगे तो वो स्विफ्ट के थ्रू किया जाता है।
स्विफ्ट के थ्रू किया जाता है। तो अब बोलिए कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक इसमें सारे जो है यूएसए का दबाव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शेयरिंग पावर वगैरह बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, यूएसए का दबाव बहुत ज़्यादा है। तो यूएसए कभी नहीं चाहेगा कि भई रशिया को ट्रेड करने दें। तो उन्होंने क्या कर दिया, स्विफ्ट ही हटा दिया है रशिया के लिए, ठीक है? तो अब रशिया जो है डॉलर में स्विफ्ट ट्रांज़ैक्शन जो है वो एक कंट्री से दूसरे से नहीं कर सकता, तो वो कहीं न कहीं स्विफ्ट उन्होंने हटा दिया यूएसए ने, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने। तो अब दोबारा से क्या चीज़ें होती हैं वो सारी न्यूज़ में है, लेकिन बेसिकली आपको पता क्या होना चाहिए, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। आज की डेट में अगर इंडिया का बोलें भाई उन्होंने इंडिया ने ऑयल लाया, और कहा जा रहा है कि इंडिया ने यूरोपियन कंट्री को भी सस्ते दामों में रशिया से लाया, और महँगे उससे थोड़ा-सा महँगा करके रशिया को भी भेजा है, यूएसए को भी भेजा है, ठीक है? दीज़ आर द रिपोर्ट्स। व्हाट आर द ट्रुथ बाय द रिपोर्ट्स आई डोंट नो, बट आज की डेट में इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन चुकी है। ये इकोनॉमी का लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, लीड कर रही है यूके को, ठीक है? 2023 में इंडिया बन चुका है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2023, ठीक है? ये आपको एक बेसिक पता होना चाहिए। बाकी जो है एक मेंस के लिए आपने क्वेश्चन, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा ये, मेंस के लिए क्वेश्चन है कि अ, इंडिया overtakes यूके एज़ a world 5th largest economy, India Russian import 1 million, India's dependence on defense sector from Russia। तो हमने रशिया से क्या-क्या चीज़ें लाई हैं? जैसे आपने मिग-21 फाइटर जेट, ये हमने रशिया से लिए, ठीक है? इस तरह से अगर बात करें हम अ, सिप्री की रिपोर्ट देखें तो कौन डोमिनेट कर रहा है, आर्म्स एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड में अगर देखें, तो सिप्री की रिपोर्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है प्रीलिम्स के लिए कि भाई आर्म्स एक्सपोर्ट के लिए कौन सी कंट्री जो है, कौन-कौन सी मेन है कि आर्म एक्सपोर्ट के लिए रिपोर्ट कौन करता है, तो सिप्री करता है। सिप्री की फुल फॉर्म क्या है पता होनी चाहिए आपको, ठीक है? तो 5 लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर अगर देखें मार्च 2023 का डेटा सिप्री का, तो उन्होंने बोला कि यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, फ्रांस, चाइना एंड जर्मनी आर द बिगेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिगेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर, ठीक है? इस तरह से अगर बात करें हम सिप्री रिपोर्ट, तो इंडिया इमर्जेस एज ए लार्जेस्ट इंपोर्टर जो ऑफ आर्म्स। तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स बन चुका है 2021 की स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग। तो सिप्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया इमर्जेस एज अ लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स। ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है? तो बाकी जो चीजें हैं ये पीडीएफ में दी गई हैं। और हाउ डिपेंडेंट इन इज इंडिया ऑन रशियन वेपन्स, ठीक है? और अगर द इंडियन एक्सप्रेस का डेटा उठाएं तो उन्होंने बोला कि अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट द शेयर ऑफ रशियन ओरिजिनल वेपन्स एंड प्लेटफॉर्म अक्रॉस इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इज हाई एज 85%। तो आज की डेट पे हम रशिया पे डिपेंडेंट है। रशिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर्स अकॉर्डिंग टू 2020 वर्किंग पेपर ऑफ स्टिम्पसन जो भी है। तो अप्रोक्सीमेटली आज भी की डेट में भी बेशक रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, आज की डेट में हमारा रिलेशन यूएसए के साथ भी अच्छा है, और रशिया के साथ भी अच्छा है, ठीक है? बाकी यूक्रेन के साथ भी ठीक ही है। बट अभी के लिए टाइम में हम स्टिल डिपेंडेंट हैं भाई रशिया पे। तो हम बोलते हैं कि भाई ट्रू फ्रेंड जो है, अगर देखा दोस्ती जो है और दुश्मनी, यूएसए के साथ हम दुश्मनी तो नहीं कर सकते, ठीक है? बट इतनी ज़्यादा दोस्ती भी नहीं कर सकते, ठीक है? ये इंटरनेशनल लेवल में इंटरनेशनल रिलेशंस में एक बात है कि भई ज़्यादा दोस्ती यूएसए करना मतलब हो गया कि भई सबसे खतरनाक चीज़ हो सकता है, ठीक है? तो यूएसए से हम ज़्यादा दोस्ती तो नहीं कर सकते, बट बट दोस्ती रखनी पड़ेगी, ठीक है? वो समझ लो कि दुश्मनी नहीं करनी, ठीक है? दुश्मनी नहीं कर सकते बट ज़्यादा दोस्ती भी नहीं रख सकते, क्योंकि दोस्ती जो भी है वो भी खतरनाक साबित हो सकती है, ठीक है? तो रशिया से हमने इंडिजिनस जैसे हाँ, एक और बात है, रशिया ने हेल्प हमें की है, क्रायोजेनिक इंजन के लिए हम तड़प गए स्पेस टेक्नोलॉजी में, जैसा हमने पढ़ा था, स्पेस टेक्नोलॉजी में क्रायोजेनिक इंजन की जरूरत पड़ती है। जैसे अभी हमारा मिशन जा रहा है, गगनयान मिशन जा रहा है स्पेस में, ठीक है? और इससे पहले चंद्रयान वगैरह मिशन गए स्पेस में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि क्रायोजेनिक इंजन की जब हमें जरूरत पड़ी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ी, जब यूएसए को बोला गया कि भाई आप दीजिए, उन्होंने साफ-साफ मना किया, रशिया ने तब हेल्प की। बट काटसा एक सैंक्शन लगाता है यूएसए, ठीक है? कंट्री पे, कि ताकि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना कर पाए। काटसा सैंक्शन होती है यूएसए की तरफ से। तो वो कहीं न कहीं उन्होंने यूएसए ने सैंक्शन लगा दिए थे, किस पे? रशिया पे, ताकि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ना हो। लेकिन स्टिल जो है रशिया ने हमारी हेल्प की है इसमें, ठीक है? तो
MTCR का इंडिया मेंबर है या नहीं, ये आपको बताना चाहिए। ये MTCR का मेंबर, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम का इंडिया मेंबर है या नहीं है? तो इंडिया मेंबर है। यूपीएससी 2022 का प्रीलिम्स का पेपर, क्वेश्चन पेपर मतलब हो गया क्वेश्चन आया हुआ है। MTCR का इंडिया मेंबर है, यस इंडिया मेंबर है। SCO का इंडिया मेंबर है, हाँ मेंबर है। G20 का मेंबर है तो इंडिया मेंबर है, क्योंकि SCO और G20 2023 में समिट जो है वो इंडिया में हो रही है, ठीक है। तो इंडिया MTCR का इंडिया मेंबर है, ये बताना चाहिए प्रीलिम पर्सपेक्टिव से। बाकी प्रीलिम्स के लिए जैसे कब क्रीमिया एनेक्स हुआ, और ये सारी चीजें, नेटो क्या है, नेटो का मेंबर कौन से हैं, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको। मेंस के लिए सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि भाई कोल्ड वार क्या है और व्हाट इज द मेन, रसिया यूक्रेन का मसला क्या है, नेटो का रोल क्या है, यूएसए का रोल क्या है, इंडिया ने किस तरीके से, तो इंडिया न्यूट्रल नहीं रहता, तो मतलब हो गया इंडिया का स्टांस जो है वो न्यूट्रल है, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है कि इंडिया न्यूट्रल, ना रशिया के साथ, ना इंडिया उसके साथ, ना किसी के साथ, क्योंकि हम डिपेंडेंट है भाई, क्योंकि हर एक देश को अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है। नेशनल इंटरेस्ट एक इंटरनेशनल रिलेशन में एक टर्म है, नेशनल इंटरेस्ट। तो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, क्योंकि हम डिफेंस पे टोटली डिपेंडेंट है, किस पे, रशिया पे, तो हम उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते, ठीक है। तो बाकी चीजें, क्रायोजेनिक इंजन वगैरह जो है, और ये एक मेंस के लिए आपने पढ़ लेना है कि इंडिया मिलिट्री डिपेंडेंस ऑन रशियन इक्विपमेंट स्टिल है, और इजराइल पे भी और रशियन पे, ये मेंस के लिए क्वेश्चन पढ़ना आपने, ठीक है। और इसी के साथ हम, और जैसे हमने आज की डेट में जैसे रशिया की मिलिट्री, इसकी डिफेंस की बात करें कि हम क्या क्या रशिया से ला रहे हैं, तो ब्रह्मोस मिसाइल, जैसे सुपरसोनिक मिसाइल्स है, वो हम रशिया और इंडिया दोनों मिलके जो है वो डेवलप कर रहा है इसको, ठीक है। S-400 एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी, जो विद द हेल्प ऑफ रशिया ही इंडिया डेवलप कर रहा है डिफेंस में, ठीक है। डिफेंस की बात करें, S-400 मिसाइल हुआ, ब्रह्मोस हुआ, इस तरह से AK-103 राइफल जो है, जो मेक इन इंडिया के थ्रू हम बना रहे हैं, वो भी विद द हेल्प ऑफ, अभी स्पेस में हम जो गगनयान मिशन भेज रहे हैं, तो ट्रेनिंग जो हो रही है एस्ट्रोनॉट की, वो भी रशिया में हो रही है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना चीज़ को? समझ रहे हो ना? तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा जो डिफेंस है आज भी रशिया पे है, हम रशिया के अगेंस्ट नहीं जा सकते, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है। आईएनएस विक्रमादित्य में भी उन्होंने हेल्प की है, और सिकोई वगैरह जो है वो सारे हैं। हाल तो हम आज की डेट में यूएसए से भी मंगवा रहे हैं डिफेंस, उनको तो मजबूरी है देना, ठीक है ना? तो बाकी जो मिलिट्री एक्सरसाइज कौन-कौन सी है, वो आपने देखनी है, बट वे फॉरवर्ड इसमें लिखा गया है। इस तरह से मैंने बोला था कि हम किसका साइड देंगे, किसका नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट है चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ, ठीक है? अगर हम चले गए रशिया के साथ, रशिया के अगेंस्ट चले गए, कल को अगर हमारी और चाइना की लड़ाई होती है, तो रशिया जो है हमारे अगेंस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट चाइना के साथ है, जैसे एलएसी देखें, अक्साई चीन वगैरह, जम्मू कश्मीर का रीजन देखें, सॉरी जम्मू कश्मीर अब नहीं रहा, जम्मू कश्मीर स्टेट है, लद्दाख का रीजन बोले हम। तो अगर ये देखें, अगर आज की मैप देखें इंडिया का, दिस इज द जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का हुआ है। उसके बाद अ, लद्दाख को यूटी अलग से बनाया गया है, जम्मू कश्मीर को यूटी अलग से बनाया गया है, ठीक है। बोथ आर यूटीज नाउ, बट पुराना अगर मैप देखें उस दौरान में, इससे पहले, तो ये पूरा जम्मू कश्मीर था। तो जम्मू कश्मीर अगर पूरा मैप देखें, जम्मू कश्मीर का पूरा मैप देखें, अक्साई चीन चाइना ने ले लिया है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे जाके मसले हमारे ऑलरेडी चाइना के साथ हैं, तो कल को अगर हम रशिया के, अगर आपको क्वेश्चन होगा कि हम रशिया के अगेंस्ट वोट क्यों नहीं किया, तो भाई कल को अगर हम, रशिया और चाइना फ्रेंड है, अगर हमने आज उनके अगेंस्ट वोटिंग की, रशिया के अगेंस्ट, तो कल को चाइना के साथ हमारी लड़ाई होती है, तो रशिया जो है वो चाइना की हेल्प करेगा, ठीक है। अगर हम अभी एब्सेंट रहे, अब्सटेन किया, हमने वोटिंग नहीं किया, तो रशिया को भी पता है, रशिया को भी पता है, क्योंकि हर कंट्री में डिप्लोमेट बैठे हैं भाई। अगर हमारा कोई राजदूत किसी कंट्री में, जैसे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर जो है, सॉरी फॉरेन अफेयर मिनिस्टर नहीं, एम्बेसडर, फॉरेन एम्बेसडर, तो एम्बेसडर है किसी कंट्री में, तो उनका भी तो एम्बेसडर इंडिया में है, समझ रहे हो ना? तो इंपॉर्टेंट बन जाता है चीजों को समझना। और ये एक्साइचिन ग्लेशियर्स, ये बाकी चीजें तो आपको पता होना चाहिए। ये है पुराना मैप जम्मू कश्मीर का, ठीक है। तो ये कुछ चाइना के साथ हैं, तो लद्दाख आज की डेट में ये क्या है, ये लद्दाख में, ठीक है, जम्मू कश्मीर नहीं है, लद्दाख में। तो ये हमारा लद्दाख सेक्टर में चाइना से ऑलरेडी लड़ाई वगैरह है, तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। अभी जैसे रिसेंटली G20 समिट हो रही है इंडिया में,
तो अरुणाचल प्रदेश में अभी लेटेस्ट करंट अफेयर है, अरुणाचल प्रदेश में एक समिट हुई है, ठीक है? G20 की मीटिंग थी और उसमें अब्सटेन किया है चाइना ने, ठीक है? चाइना ने। G20 की समिट हुई अरुणाचल प्रदेश में और चाइना ने इसको ज्वाइन नहीं किया, एब्सेंट रहा, ठीक है? और दूसरा बात ये है कि अभी यूएसए ने जो है एक रेज़ोल्यूशन, जिसको बोलो आप पार्लियामेंट में, जैसे हमारी इंडिया की पार्लियामेंट, उनकी क्या सेनेट, SENAT, उसमें रखा है कि भाई अरुणाचल प्रदेश जो है वो इंडिया का पार्ट है। किसका पार्ट है? इंडिया का, ठीक है? क्योंकि हमारा डिस्प्यूट सिर्फ उधर नहीं है, सिर्फ हमारा लद्दाख में ही डिस्प्यूट नहीं है चाइना के साथ, हमारा ना अरुणाचल प्रदेश में भी है, अरुणाचल प्रदेश में भी है, ठीक है? अरुणाचल प्रदेश में भी डिस्प्यूट है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यूएसए ने माना है आज की डेट में कि भाई ये अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट है, ठीक है? बट अभी वेट करना है आपने कि रेज़ोल्यूशन पास होता है सेनेट से या नहीं होता है, सिर्फ मुद्दा जो है वो अभी चल रहा है कि भाई यूएसए ने रेज़ोल्यूशन सेनेट में किया, अब पास होगा, क्या होगा, वो करंट अफेयर में आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। मैकमोहन लाइन जो है, ठीक है? वो है इंडिया के अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में, ठीक है? नॉट बिटवीन द लद्दाख और चाइना। तो इंपॉर्टेंट है, मैकमोहन लाइन जो है वो इंडिया के अरुणाचल प्रदेश और चाइना के साथ वाली लाइन है, मैकमोहन लाइन। लद्दाख में जो है वो LAC है, ठीक है? वहाँ मैकमोहन लाइन नहीं है, ठीक है? और अभी के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए और मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। आई होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया, देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए जय हिंद।